हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबरें आ रही हैं, जहां चीन भारत पर हमले की कर रहा बहुत बड़ी साजिश। पीओके के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना रहा है ये सैन्य अड्डा। तो वहीं क्या अब जम्मू से भी हिंदुओं को भगाने की साजिश कर रहा पाकिस्तान? चीन के साथ मिलकर खेला जा रहा ये गंदा खेल, बताएंगे कौन सा गेम खेल रहा है दोस्तों भारत के लिए। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप पर किसने करवाया ये हमला बाहर देश से, उसका हो गया है बड़ा खुलासा। सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका को मिली खुफिया जानकारी, बताएंगे इस देश ने ट्रंप पर करवाया हमला दोस्तों। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी में मचे घमासान के बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है बहुत बड़ा बयान। बताएंगे क्या है उनके इस बयान के मायने दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे क्या वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ जी को सीएम पद से हटाया जाएगा या फिर अलग ही कोई गेम चल रहा है दोस्तों। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और निरंतर अपने भारत देश का विकास होते हुए देखते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन भारत पर हमले की कर रहा बहुत बड़ी साजिश। पीओके के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना रहा ये सैन्य अड्डा। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा। दरअसल पूर्वी लद्दाख में कामयाबी नहीं मिलने के बाद चीन अब पीओके पर नजर गड़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन 13,000 फीट की ऊंचाई पर कजाकिस्तान में सैन्य अड्डा बना रहा है। यह स्थान पीओके के करीब ही है। चीन इस इलाके में गुप्त सैन्य अड्डा बनाने के साथ वहां आर्टिलरी जमा करना चाहता है। फिलहाल मीडिया में आई इस तरह की खबरों को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया है और निराधार यानी बेसलेस बताया है। चीन हमेशा से ही विस्तारवादी मानसिकता का रहा है। चीन हमेशा से अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा जमाने की फिराक में रहता है। इस बार दावा किया यह जा रहा है कि चीन पीओके से सटे कजाकिस्तान में सैन्य अड्डा बना रहा है और ये काम दशकों से चल रहा है। दी टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है, जिसमें उपग्रह तस्वीरों के हवाले से बताया गया है कि चीन करीब एक दशक से कजाकिस्तान में सैन्य अड्डा बना रहा है। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। कजाकिस्तान सोवियत संघ रूस से अलग होकर स्वतंत्र देश बना है। बता दें, इस तरह की खबरें मीडिया में आते ही चीन ने जवाब दिया। चीनी दूतावास ने कहा कि कजाकिस्तान में ये चीनी सैन्य अड्डे को लेकर जो खबरें मीडिया में चल रही है वो पूरी तरह से गलत और निराधार है। दोस्तों, चीन का जवाब ठीक उसी तरह है जिस प्रकार से अगर किसी चोर से पूछा जाए कि क्या तुमने चोरी की है तो वो मना ही करेगा, और इसी प्रकार से चाइना भी जवाब दे रहा है। बहरहाल जो खुलासा हुआ हमने आपको बताया, तो वहीं आपको बता दें, क्या अब जम्मू से भी हिंदुओं को भगाने की साजिश कर रहा है पाकिस्तान? चीन के साथ मिलकर खेला जा रहा गंदा खेल। बता दें, जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। सेना, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था जब ये हमला हुआ। जी हाँ, आतंकी घने जंगल होने के वजह से वो बच निकले। हालांकि सेना का तलाशी अभियान जारी है। 2022 और 2023 में जम्मू क्षेत्र में 3 आतंकी हमले हुए थे, जो इस साल अभी तक ऐसे 6 हमले किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के पीछे आखिर वजह क्या है? आखिर कश्मीर घाटी छोड़कर अब जम्मू को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान और चीन की साजिश है? इन सभी सवालों के जवाब डिफेंस एनालिस्ट ने दिया है। आपको बता दें, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोडी के अनुसार इस साल के शुरुआत से दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी साल से अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। इन दोनों बातों में एक सीधा कनेक्शन है। चीन और पाकिस्तान जानबूझकर इन इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। दरअसल आगामी युद्ध के लिए यह पृष्ठभूमि बनाई जा रही है ताकि दोनों देश ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता सकें कि ये इलाके बेहद अशांति और अस्थिरता थी, इसीलिए ये हमले करने पड़े। यानी कि इन रिटायर्ड डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि इस हमले में चाइना शामिल है, यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश में लगे हुए हैं, यानी कि जम्मू से हिंदुओं को भगाने की साजिश आज भी जारी है। बहरहाल जितने हमलों की संख्या दोस्तों पिछले 2 सालों में थी, वो 1 साल में इस बार होकर सबको चौंका दिया है कि जम्मू कश्मीर में एकदम से आतंकी हमले कैसे बढ़ गए। वैसे में पूरा देश मोदी सरकार से यही गुहार लगा रहा है कि बदला तो चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, ईरान कर रहा था ट्रंप की हत्या की क्या वाकई में साजिश? अमेरिका को मिली थी खुफिया जानकारी। बता दें, पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश से कुछ हफ्ते पहले ही एक खुफिया जानकारी मिली थी। इस जानकारी में जिक्र था कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश कर रहा है। इस जानकारी के बाद ट्रंप की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। हालांकि अधिकारियों ने यह कहा है कि ईरानी साजिश और शनिवार को ट्रंप की गोली
चलाने वाले 20 वर्षीय शख्स के बीच किसी कनेक्शन का पता अभी तक नहीं चल पाया है। एक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और ट्रंप के अभियान से जुड़े लोगों को ईरानी खतरे के बारे में बताया गया था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गौरतलब है कि ट्रंप और उनके पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को 2020 के ड्रोन हमले के बाद से ईरान से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। अब इस पर आपका क्या राय होने वाला है दोस्तों, अवश्य बताइएगा, क्योंकि ईरान हमेशा से ट्रंप के पीछे पड़ा हुआ है और इससे में ये जानकारी कहीं ना कहीं मैच करती नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दे क्या है आखिर चागोस का विवाद। मालदीव के पास बसे पिद्दी से देश के लिए भारत ने क्यों ले लिया ब्रिटेन और अमेरिका से पंगा, बता दें। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मॉरिशस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह के मुद्दे पर द्वीपीय देश मॉरिशस को भारत के समर्थन की पुष्टि की है। चागोस द्वीप समूह 50 से अधिक वर्षों से लंदन और पोर्ट लुइस के बीच विवाद का एक मुद्दा बना हुआ है। मंगलवार को जयशंकर जी ने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में कहा कि भारत मॉरिशस की प्रगति और समृद्धि की दिशा में निरंतर यानी कंटिन्यूअसली और सतत समर्थन की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि चागोस के मुद्दे पर भारत राष्ट्रों की अखंडता और उपनिवेशवाद के उन्मूलन के संदर्भ में लगातार मॉरिशस को समर्थन जारी रखेगा। जी हां, जयशंकर जी विशेष द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के मकसद से मॉरिशस के नेतृत्व के साथ सार्थक बातचीत के लिए 2 दिवसीय पोर्ट लुइस की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के वास्ते देश के नेतृत्व के साथ व्यापक वार्ता की। उन्होंने ब्रिटेन द्वारा मॉरिशस के क्षेत्र चागोस द्वीप समूह पर कब्जा करने के मुद्दे पर भारत के समर्थन की पुष्टि की। इस कदम की मॉरिशस ने सराहना की है। तो वहीं बता दें, रशिया ने अपने सैनिकों से कहा है कि जहां भी अमेरिकी फाइटर जेट दिख जाए मार कर गिराओ और 1,41,00,000 रुपए का इनाम पाओ। जी हां, रशिया के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को कहा है कि जो सबसे पहले अमेरिकी फाइटर जेट F-15 और F-16 को मार गिराएगा उसे सरकार की तरफ से 15 मिलियन रूबल्स मिलेंगे, यानी कि 1,41,00,000 रुपए दिए जाएंगे। रशिया ने यह घोषणा इसलिए की है क्योंकि अमेरिका समेत अन्य यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद के लिए ऐसे फाइटर जेट दे रहे हैं। 16 जुलाई 2024 को रशिया की एक तेल निकालने वाले यंत्रों को बनाने वाली कंपनी ने यह ऑफर दिया है कि जो रूसी लड़ाकू F-16 या फिर F-15 को मार गिराएगा उसे 15 मिलियन रूबल से दिए जाएंगे। कंपनी ने यह ऑफर अपनी तरफ से रूसी रक्षा मंत्रालय को दिया है और इस खबर की पुष्टि रूसी समाचार एजेंसी तास ने भी की है। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू में आतंकियों की आई शामत, 6 जिलों के 48 ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने बनाई रणनीति। बता दें, जम्मू क्षेत्र को आतंकवादियों से मुक्त करने के लिए सुरक्षा बलों ने 6 जिलों में 4 दर्जन स्थानों पर बहु सुरक्षा बल तैनात करने की रणनीति अपनाई है। इस रणनीति के तहत सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को शामिल किया गया है। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया है कि हाल की आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। राजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ, उधमपुर और डोडा जिलों में कम से कम 48 स्थानों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में सटीक ऑपरेशन करने के लिए मानव, खुफिया और तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग किया जाएगा। सुरक्षा बल इन इलाकों में घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों पर दबाव बनाने के साथ साथ संभावित आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए रणनीतिक स्थानों पर तैनात रहेंगे। दोस्तों बता दें आपको, ब्रह्मोस से चीन को निशाने पर लेगा यह देश, भारत से फिर खरीदना चाहता है मिसाइल। जिनपिंग की बढ़ गई टेंशन। जी हां, चीन और फिलीपींस के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन को निशाने पर लेने के लिए फिलीपींस को भारत निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की आवश्यकता है। फिलीपीन मरीन कॉर्प्स यानी PMC ने 2026 तक तट आधारित सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की 2 अतिरिक्त बैटरियों के साथ अपनी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की योजना बनाई है। PMC को पहले से ही 3 ब्रह्मोस बैटरियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मोस बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर 290 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस की संभावित अतिरिक्त खरीद से भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और पूर्वी एशियाई हथियारों की होड़ के बीच ब्रह्मोस की मार्केटिंग होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलीपींस सेना मिसाइलों की खरीद पर भी विचार कर रही है और जो संभावित रूप से फिलीपींस को भूमि और नौसैनिक हमलों के लिए हथियार प्रदान करेगा। यानी कि अब फिलीपींस भी हाथ धो करके चीन के पीछे पड़ गया, उसको मजा चखाने का, उसको उसी के तरीके में जवाब देने की ठान ली है और चाइना को अब मजा चखा कर ही रहेगा फिलीपींस। बहरहाल इससे भारत को भी बम्पर फायदा होता दिखाई दे रहा है। भारत के हथियार बिक रहे हैं। अब ऐसे में चाइना को अवश्य ये मालूम हो जाएगा कि उसको अब छोड़ने वाला कोई भी नहीं है। अब उसका जो पहले वाला हिसाब किताब था वो सारी चीजें चुकता होंगी। मानते कि नहीं दोस्तों, बताइएगा जरूर। लेकिन भारत की कूटनीति वाकई में नंबर 1 चलती दिखाई दे रही है आज के टाइम में। इस पर आपकी क्या निजी राय होगी दोस्तों, अवश्य बताइएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आप किसका मानते हैं बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दे, भारत के आगे पूरी दुनिया हुई पस्त। जी हाँ, भारत
आगे आगे और पूरी दुनिया पीछे। 2 साल तक कोई आस पास भी नहीं। जी हाँ, IMF के बाद ADB ने भी किया सबसे बड़ा दावा। बता दें, भारत की तेज रफ्तार का हर कोई कायल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF के बाद अब एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार की सराहना कर दी है। सभी संस्थाओं और रेटिंग एजेंसियों का ही एक दावा है कि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज है। न सिर्फ चालू वित्त वर्ष में बल्कि अगले वित्त वर्ष में भी भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही ADB ने विकास दर का भी अनुमान बता दिया है। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद बोले तो GDP की वृद्धि दर का अनुमान 7% तक बरकरार रखा है। दोस्तों, ऐसे में आप भी गर्व करेंगे भारतीय होने पर। ऐसे में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा कमेंट में। तो वहीं बता दें, ओमान के तट पर डूबे 13 भारतीयों समेत 16 लोगों की तलाशी के लिए तैनात हुआ इंडियन नेवी का INS टेग अभियान हुई शुरू। जी हाँ, ओमान की खाड़ी में डूबे 13 भारतीयों समेत कुल 16 लोगों की तलाशी अभियान के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS टेग ने तैनाती कर दी गई है। INS टेग को समुद्री निगरानी विमान P-8I के साथ ओमानी जहाजों और कर्मियों के साथ तैनात किया गया है। कोमोरोस ध्वज वाले जहाज के डूबने के बाद खोज और बचाव अभियान चलाया जा सके। भारतीय युद्धपोत उस क्षेत्र में ऑपरेशनल टर्न अराउंड कर रहा था जहां से उसे 15 जुलाई को खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया, डायरेक्ट किया गया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि युद्धपोत ने 16 जुलाई की सुबह पलटे हुए तेल टैंकर का पता लगा लिया था। समुद्री सुरक्षा केंद्र के अनुसार ओमान में 13 भारतीयों सहित 16 क्रू सदस्यों वाला एक कोमोरोस ध्वजांक की तेल टैंकर समुद्र में पलट गया। ऐसे में होप फॉर द बेस्ट फॉर द इंडियंस कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बड़ी भिड़ंत। रशिया ने पश्चिमी देशों को बता दिया अमेरिकी बंधक। अमेरिका बोला ये बड़ा पाखंड। जी हाँ, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर पश्चिमी देशों को हथियार का डर दिखाकर अपने पाले में रखने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बाधा डालने का मंगलवार को आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने इसे रशिया का पाखंड करार देते हुए कहा कि अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला करने वाला देश वैश्विक सहयोग की बात कर रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप इस महीने रशिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। इसका विषय था अधिक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और टिकाऊ विश्व व्यवस्था के लिए बहुपक्षीय सहयोग। जी हाँ, रशिया के विदेश मंत्री लावरोव बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मॉस्को में संयुक्त राष्ट्र आए। तो दोस्तों, वहीं बता दें, मुहर्रम से पहले इस मुस्लिम देश का बहुत बड़ा फैसला। सड़कों पर खून बहाना, छाती पीटना हुआ बैन। जी हाँ, शरिया कानून के तहत चलने वाला देश यानी अफगानिस्तान में तालिबानी शासन ने मुहर्रम पर सड़कों पर छाती पीटने और खुद को मारने पर बैन लगा दिया है। मुहर्रम को लेकर तालिबान ने कड़े कानून बनाए हैं जिसमें कहा गया है कि शोक मनाने वाले समूहों को अब खुद को मारना मना है। इसके साथ ही मुहर्रम पर छाती पीटना पूरी तरह से वर्जित है। आदेश न मानने वालों को कड़े दंड भुगतने की चेतावनी दी गई है। अफगानिस्तान में मुहर्रम को लेकर बनाए गए कानून से पहले शिया धर्म गुरुओं से बाकायदा सहमति ली गई है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, आरक्षण को लेकर जल उठा बांग्लादेश। प्रदर्शन में अब तक 6 लोगों की मौत की बड़ी खबर, बढ़ गया विवाद। जी हाँ, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने के मद्देनजर अधिकारियों ने बुधवार को सभी विश्वविद्यालयों से शिक्षण गतिविधियां बंद करने का आग्रह किया। जी हाँ, कुछ विश्वविद्यालयों में ने तुरंत इसका अनुपालन किया, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों ने अभी इस संबंध में कोई डिसीजन नहीं लिया है, कोई निर्णय नहीं लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों से अगली सूचना तक कक्षाएं स्थगित करने और छात्रावास खाली कराने को कहा है। देश के विश्वविद्यालय स्वायत्त रूप से संचालित होते हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हुई झड़प में मंगलवार को 3 विद्यार्थियों सहित कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए थे। तो वहीं बता दें, ISIS ने ली ओमान मस्जिद में हमले की जिम्मेदारी। मारे गए 9 लोगों में एक भारतीय भी शामिल। जी ओमान की राजधानी मस्कट में एक शिया मस्जिद के समीप इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह की गोलीबारी में मारे गए 9 लोगों में से एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। इमाम अली मस्जिद के समीप सोमवार रात को ही गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी और 4 पाकिस्तानी नागरिकों की भी जान चली गई, जबकि 28 अन्य घायल हो गए हैं। मस्कट में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मस्कट शहर में 15 जुलाई को गोलीबारी की घटना के बाद ओमान सल्तनत के विदेश मंत्रालय ने सूचित किया कि एक भारतीय नागरिक ने जान गंवाई है तथा एक अन्य घायल हुआ है। तो वहीं बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार। कहा यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी अब असंभव है। जी हां, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के बयान को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि
बीजेपी में फूट दिखाई दे रही है। इस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा था, लेकिन अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर ट्वीट करके समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को करारा जवाब दे दिया है। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए धोखा है, राज्य में अब समाजवादी पार्टी की वापसी नहीं होने वाली है। जी हां, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जवाब देते हुए कहा, जो आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें क्लियर कहा है कि समाजवादी पार्टी बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस ट्वीट से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि पार्टी के सभी नेता एक साथ हैं। जी हां, यानी कि अब तक जो ये कयास लगाए जा रहे थे, या यूं कहें कि विपक्षियों द्वारा जो एक फेक नैरेटिव स्थापित किया गया था कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी सीएम पद से हटा देगी और इसको लेकर अटकलें तेज हुई हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद इन सभी अटकलों पर विराम लग चुका है दोस्तों, यानी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने रहेंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सीएम योगी के कार्यकाल का अंत अभी नहीं होने वाला, वो लंबे जाने वाले हैं और भी ऊंची पोस्ट वो गेन करने वाले हैं, तो अपनी राय बच दीजिएगा। बहरहाल दोस्तों, इन मुद्दों पर आपकी क्या राय होगी और जो ये फेक नैरेटिव फैलाते हैं उस पर आपका क्या कहना है बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।